ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, क्लास को है ना शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं समय लूंगा आप सभी लोगों का, और उस 1 मिनट के समय में जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और इसे फॉलो करने से डेफिनेटली आपके ना एग्जाम में कंप्यूटर सेक्शन में फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट का समय शुरू होता है, जल्दी से मैं बात अपनी बता दूं। ठीक, तो देखिए मैं क्लास में जितनी थ्योरी करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कहीं भी किसी किताब से या पीडीएफ से। केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, और उसमें भी सबसे पहले आप प्रैक्टिस करिए पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस की। इसके लिए जाइए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहाँ कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाना, तो वहाँ क्वेश्चन डालता हूँ मैं डेली बेसिस पर। उनके आंसर करोगे ना तो आपको सेम फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। फिर आप है ना उन क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद उनका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। वहाँ जितनी क्लासेस हैं उनमें उन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, तो आप वहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम पर भी चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से ही है, तो वहाँ पर है ना पीडीएफ फाइल में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, इवन चैप्टर और टॉपिक के पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर कोई मेरे इन दोनों ऑफिशियल चैनल से ना जुड़ पा रहा हो तो मुझे सीधे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी मैसेज कर देना, अपने बैच का नाम लिखकर, तो मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। और ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं, दैट इज 12 नवंबर 2024, यानी कि 12 नवंबर 2024 आज की तारीख है बेटा। और लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था, वो था एमएस ऑफिस। उसी एमएस ऑफिस को कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। ठीक है जी, जल्दी से एक बार फॉर्मेलिटीज कर लेता हूँ सारी, मतलब सारी बातें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे टूल्स एंड कमांड्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, जिस वर्जन को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट 365, जो कि अक्सर अब एग्जाम्स में यही वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, बट जो पुराने वर्जन है उनको भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब उनके अंदर जो चेंजेस या बदलाव थे पहले उनको भी मैं यहाँ पर बताता जा रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो पावर पॉइंट है ना को अगर आप एक शब्द में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? इसको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से बोल देंगे। ठीक है बेटा, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाएगा इसको। और ये बात हम सभी लोगों को पता है कि अगर आप इसके हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आपको इसका मेन्यू बार पढ़ना पड़ेगा, और मेन्यू बार के अंदर जितने भी शब्द लिखे हुए दिखाई देते हैं उनको मेन्यू या टैब कहते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से सारे मेन्यू या टैब के नाम लिख देता हूँ। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, इसके बाद आएगा डिज़ाइन, इसके बाद आएगा डिज़ाइन के बाद आ जाता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के बाद आता है बेटा एनिमेशन, एनिमेशन के बाद आ जाएगा यहाँ पर दैट इज स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो के बाद आता है एक यहाँ पर रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड के बाद आ जाएगा दैट इज रिव्यू, रिव्यू के बाद आ जाता है व्यू, और व्यू के बाद आता है बेटा हेल्प के नाम से, है ना। तो इतने सारे मेन्यू या टैब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये बात आपको पता ही है कि किसी भी मेन्यू या टैब पर अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक मोटी सी पट्टी दिखाई देती है जिसको रिबन कहा जाता है। ठीक है, और रिबन पर सबसे पहले क्या दिखाई देते हैं? ग्रुप से दिखाई देते हैं। ठीक, तो यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं आप सभी लोगों को कि हमने लास्ट क्लास तक कहाँ तक समझ लिया था। फाइल को कंप्लीट कर लिया, होम को भी कंप्लीट कर लिया, इंसर्ट को कंप्लीट कर लिया, और ड्रॉ को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में ना हम डिजाइन वाले मेन्यू या टैब को कंप्लीट करेंगे, मतलब से शुरुआत करेंगे यहाँ से और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब मैं आगे स्टार्ट करूं उससे पहले अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट हो तो पूछिए। देखिए मैं आप सभी लोगों को एक बात और बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स अभी पढ़े। देखिए अगर किसी का है ना आने वाले समय में, मतलब रिसेंटली जो आने वाला समय है जल्दी ही, उसमें अगर किसी का कोई एग्जाम है, कोई पेपर है, तो प्लीज है ना वो लोग जो वीओडी वाला सेक्शन है उसमें से भी है ना कुछ चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं सर
हमें अभी और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो कब पढ़ने को मिलेंगे। तो देखो लाइव क्लास में तो है ना, एक सीक्वेंस में ही है ना क्लासेस चलेंगी, एक सीक्वेंस में ही सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, इसमें जल्दबाजी नहीं दिखा सकते ना। समझ आ गया। हमें एक्चुअली क्या है ना, इसमें जल्दबाजी नहीं दिखा सकते कि छोड़ छोड़ के पढ़ा दें आगे किसी चैप्टर के लिए। मान लो सपोज दैट कि किसी का इंटरनेट नेटवर्किंग वाला चैप्टर आना है एग्जाम में, तो मैं यहाँ पर है ना इस एमएस ऑफिस को स्किप कर दूँ, छोड़ दूँ, चलो इंटरनेट नेटवर्किंग पहले पढ़ा दो। तो ये चीज़ है ना मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि हर टॉपिक का हर चैप्टर का एक सीक्वेंस होता है, और उसी सीक्वेंस में ना आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। ना तो मैं जल्दी जल्दी करा सकता, ना ही मैं छोड़ छोड़ के करा सकता, क्योंकि इसमें क्या ना कुछ पर्टिकुलर बच्चों की वजह से बाकी जितने भी हजारों बच्चे इस बैच में ऐड होते हैं उनका नुकसान हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी के एग्जाम में इंटरनेट वगैरह के क्वेश्चन आते ही ना हो। तो इसलिए ना हमें, और एमएस ऑफिस के ज़्यादा आते हों, जैसे दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की, तो उसमें एमएस वर्ड और एक्सेल, खैर पावर पॉइंट वहाँ नहीं पूछते, बट एक्सेल और वर्ड तो बहुत डिटेल में आ रहा है वहाँ पर, वही पूछ रहे हैं वो लोग। तो इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी का कोई एग्जाम है आने वाले समय में, तो वो जो वीओडी वाला सेक्शन आपको मिला हुआ है उसमें से ना क्लासेस को देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जल्दी करना है तो। नहीं तो आराम आराम से धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ रहे हैं जल्दबाजी में और शॉर्ट शॉर्ट में, तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। मैंने बहुत सारे टीचर्स और क्लासेस वगैरह को भी थोड़ा सा एनालाइज किया है कि लोग और किस तरीके से कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, सबका देख लिया मैंने, सब शॉर्ट शॉर्ट में और जल्दी जल्दी खत्म। अब बच्चों के नंबर आए नहीं आए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सिलेबस खत्म। बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं अपनी शिद्दत से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जिसको पढ़ना है आराम से पढ़िए। बस इस बात की गारंटी है कि जब आप पूरा डिटेल में अच्छे से समझ लेंगे तो ये हर एक एग्जाम के लिए काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, और आपके नंबर भी आएंगे। देखो बेटा, यहाँ पर है ना आज की क्लास में हम डिजाइन वाले मेन्यू या टैब को डिस्कस करेंगे, और इसमें सबसे पहला ही जो हमें ग्रुप दे रखा है वो है थीम के नाम से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि थीम वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट टर्म नहीं होता जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह बनाया जाए, बट जैसे मोबाइल फोन में अगर आप अपने मोबाइल फोन की थीम को अगर कभी आपने चेंज करके देखा है, तो आपने नोटिस किया होगा कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं, फॉन्ट चेंज हो जाते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज हो जाता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी दे रखा है कि अगर आप ओवरऑल पावर पॉइंट की जो थीम है वो अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं उनमें जो कलर्स वगैरह होंगे वो चेंज हो जाएंगे, फॉन्ट चेंज हो जाएंगे, फॉन्ट इफेक्ट चेंज हो जाएंगे। तो अलग अलग थीम में ये सारी चीजें दे रखी हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे एमएस वर्ड और एक्सेल में लिखवाया था आपको। दूसरा पॉइंट यहां पर दे दिया बेटा वेरिएंट्स के नाम से। वेरिएंट्स, ये वर्ड और एक्सेल में शायद नहीं था, वहां पर नहीं था, ये यहीं पर दे रखा है। वेरिएंट्स का मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे सपोज दैट कि आपने ना ग्रीन कलर की यानी हरे रंग की थीम को सेलेक्ट किया, तो या किसी थीम को सेलेक्ट किया, ठीक, अब उस थीम के अंदर कुछ चीजें फिक्स होंगी। जैसे सपोज दैट कि किसी थीम के अंदर है ना ग्रीन कलर है, हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, हरे रंग में ग्रीन ग्रीन कलर में ज्यादातर चीजों को दिखाया दिखाया गया है, मान लीजिए। ठीक है, कुछ इशू हुआ है क्या? क्लास में कुछ इशू हुआ है क्या? अगर क्लास प्रॉपर चल रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए बेटा। एक तो मुझे लगता है ये कमेंट सेक्शन में भी कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि मैं काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ कमेंट्स बहुत देर से आते हैं। नहीं, ठीक ही चल रहा है ना। कोई दिक्कत अगर हो तो बताना, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने लिखा था सर बफरिंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से अब तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। चलो, तो मैं ये कह रहा था जैसे मान लो सपोज दैट कि आपने ग्रीन कलर की कोई थीम को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उस ग्रीन कलर की थीम में भी कई तरीके के ग्रीन कलर हो सकते हैं ना, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, इसी तरीके से किसी भी थीम का वेरिएंट चेंज कर लेना, ये ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। समझ में आ गई बात? जैसे सपोज दैट मान लो है ना किसी थीम के अंदर फॉन्ट कुछ दे रखा था, जैसे मान लो एप्टॉस के नाम से या कैलिब्री के नाम से दे रखा है,
फिर भी आपको है ना कोई अलग से फॉन्ट चेंज करना है, तो वो सब वेरिएंट्स में जाकर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएंट्स को है ना एक तरीके से आप ये समझ लो थीम का एक्सटेंशन। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मेरे को है ना किसी ने कोई सामान दिया जिसपे कोई कलर वगैरह हो रहा था, और फिर मैंने अपनी मर्जी से भी उस कलर में थोड़ी सी छेड़खानी करके और उसको और अच्छा बनाने की कोशिश की, तो उसी को वेरिएंट्स बोल देते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे आपके घरों में पेंट होता है दीवारों पर, तो सपोज दैट घर में ये डिसाइड हुआ कि ग्रीन कलर का पेंट करवाएंगे दीवारों पर, तो ग्रीन में भी तो कई सारे वेरिएंट्स होते हैं ना, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, बहुत डार्क ग्रीन टाइप का। तो इस तरीके से ना अगर आप किसी भी कलर का वेरिएंट्स अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसी तरीके से थीम का भी वेरिएंट्स होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है ना यहाँ पर जो ग्रुप दिया हुआ है वो है दैट इज कस्टमाइज के नाम से। कस्टमाइज ये क्या चीज है? देखो कस्टमाइज में ना बेसिकली स्लाइड का साइज को यहाँ पर कस्टमाइज के नाम से बोला जा रहा है। यानी जो स्लाइड आपको दिखाई देती है पावर पॉइंट की फाइल में, उसका जो साइज या आकार जो आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। देखो बेसिकली होता क्या है कि जब आप पावर पॉइंट की स्लाइड को देखेंगे ना तो उसका नाम होता है दैट इज वाइड स्क्रीन। वाइड स्क्रीन का मतलब ये होता है कि स्लाइड आपको ऐसे दिखाई देगी इस तरीके से, जिसका अपना एक रेशो भी होता है 16:9, 16:9। और ये ध्यान रखना है कि ये बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ है जहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि पावर पॉइंट में स्लाइड का रेशो क्या होता है, स्लाइड के साइज का रेशो क्या होता है। तो ऑप्शन में लिखा था 16:9, 16:9, यही सही आंसर था। ठीक है जी। बट इसके अलावा है ना एक और साइज दे रखा है यहाँ पर पावर पॉइंट में, जिसे स्टैंडर्ड साइज कहते हैं। इसमें भी है ना स्लाइड दिखेगी तो ऐसी लेटी हुई सी, बट इसका जो रेशो है वो रहता है बेटा 4:3 का। यानी आपको है ना स्लाइड देखने के दो साइज दिए जा रहे हैं, एक तो वाइड स्क्रीन के नाम से और एक स्टैंडर्ड के नाम से, दोनों का अनुपात ये रहेगा। बाकी वाइड स्क्रीन के है ना आप नीचे लिख लेना, ये होता है बाय डिफॉल्ट, यानी कि स्वतः ही। यानी जब आप पावर पॉइंट की फाइल को ओपन करते हैं बेटा, तो जो स्वतः ही फाइल का साइज, फाइल नहीं, स्वतः ही जो स्लाइड का साइज आपके सामने आएगा वो वाइड स्क्रीन के नाम से होगा। ठीक है, बस दो ही पॉइंट याद रखने हैं। और इसके बाद चौथे नंबर पर है ना आपको दिया गया है एक ग्रुप जो है डिजाइनर के नाम से। इस डिजाइनर का मतलब है डिजाइन आइडियाज। मतलब पावर पॉइंट की फाइल अगर आप बनाने जा रहे हैं तो आप है ना जितना प्रेजेंटेबल तरीके से दिखा सकते हो अपनी स्लाइड्स को उतना बेहतर है ना। तो पावर पॉइंट का एक ऑटोमेटिक फीचर है जिसमें वो आपको अपने आप से डिजाइन्स बना के दिखाएगा, है ना, डिजाइन्स के सजेशन देगा आपको कि इस तरीके से स्लाइड का डिजाइन रखकर आप अपना कंटेंट लिखना शुरू करो, अपना कंटेंट बनाना शुरू करो। समझ में आ गई बात? तो वो चीज यहाँ पर दे रखी है। आप बोलेंगे सर ये डिजाइनर नाम का ग्रुप तो आपने होम के अंदर भी बताया था। हाँ, वहां पर भी दे रखा है। तो ये ध्यान रखना कि डिजाइनर नाम का जो ग्रुप है यानी डिजाइन आइडियाज वाला जो टूल है वो दो जगह पर है, डिजाइन के अंदर भी है और होम के अंदर भी है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ अगर आप पावर पॉइंट के ऊपर डिजाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये टूल आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो इसका सही आंसर है दो टैब में, डिजाइन में भी और होम के अंदर भी। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी देखो आपको बताइए, अगर नोट करने की हैबिट नहीं है आपकी, कलम चलाने की आदत नहीं है आपकी, तो मैं आपको ये एज इट इज लिखा हुआ क्लास पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। आपको पता ही है वहां पर आपको पावर पॉइंट की क्लास पीडीएफ मिल जाएगी जिसको डाउनलोड करके आप जैसे चाहें वैसे रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली डिजाइन वाले मेन्यू या टैब के अंदर जो इंपॉर्टेंट था, है ना, वो बेसिकली कस्टमाइज वाला जो पॉइंट था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी तीन तो ज्यादा नहीं पूछे जाते। कस्टमाइज में याद रखना कि पावर पॉइंट की स्लाइड का साइज क्या होता है, 16:9 और 4:3, 4:3, ये इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद आता है ट्रांजिशन। देखो ट्रांजिशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। जब मैंने सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लिखवाए थे तब मैंने आपको बता दिया था कि ट्रांजिशन बेसिकली क्या होती है। ट्रांजिशन एक स्पेशल इफेक्ट या मोशन इफेक्ट को कहा जाता है जो पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर अप्लाई किया जाता है। लिखवाया था आपको, तो यही चीज है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे है ना आप यहाँ पर ट्रांजिशन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला ही है ना ग्रुप आपको देखने को मिलेगा जिसपे प्रीव्यू लिखा होता है। अब प्रीव्यू का मतलब क्या है? प्रीव्यू का मतलब यह है, जैसे आपको प्रिंट प्रीव्यू बताया था भाई, प्रिंट प्रीव्यू की एक शॉर्टकट की भी आपको लिखवाई थी, Ctrl+F2। और प्रिंट प्रीव्यू का मतलब भी बताया था कि कागज पर फाइनली प्रिंट निकालने से पहले अगर आप मॉनिटर की स्क्रीन पर ही देखना चाहते हैं कि प्रिंट कैसा निकलेगा ताकि प्रिंट गड़बड़ होने की संभावना हो तो उसे ठीक किया जा सके, तो उसे प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर प्रीव्यू का मतलब भी है कि अगर आप किसी स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि फाइनल किसी को मैं अगर प्रेजेंटेशन दिखाऊं उससे पहले ही चेक कर लूं कि ट्रांजिशन और ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से अप्लाई हुए या नहीं हुई हैं, तो ये आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो प्रीव्यू का सिंपल सा मतलब है फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले उसका प्री व्यू करके देखना। मतलब पहले व्यू करके देख लो। अगर मैं किसी के सामने प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ तो उससे पहले एक टूल होता है ना, मतलब एक काम कर सकते हो ना, पहले से एक प्रिपरेशन करके देख सकते हो, तैयारी करके सब कुछ ठीक है या नहीं, फिर जाएंगे किसी के सामने प्रेजेंटेशन देने। तो इसी को यहाँ पर प्रीव्यू कहा जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है ना यहाँ पर जो आपको ग्रुप दिया हुआ है वो है ट्रांजिशन के नाम से, ट्रांजिशन। ठीक है, और ये बात आपको पता है ट्रांजिशन अप्लाई कहाँ होती है? होल स्लाइड पर।
यानी कि पूरी की पूरी स्लाइड पर अप्लाई होती है। बताइए बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? तो अगर आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहें तो पूरी स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे अप्लाई होता है वो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई दिया था। बाकी ये पॉइंट और ध्यान रखना कि ट्रांजिशन को अगर एक शब्द में कहा जाए कि ये क्या चीज है, तो हम इसको या तो स्पेशल इफेक्ट कह देते हैं, इसको हिंदी में विशेष प्रभाव कहा जाएगा, बट ऐसा हिंदी में लिखा हुआ नहीं आता। अगर हिंदी वाले सेक्शन में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा पावर पॉइंट का, तो वहां पर भी स्पेशल इफेक्ट शब्द ही इस्तेमाल में लाया जाता है, या फिर इसको मोशन इफेक्ट भी कहा जा सकता है, मोशन इफेक्ट, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं आप सभी लोगों से कि कंप्यूटर के जो ज्यादातर शब्द है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही होते हैं। इनका ज्यादातर का किसी का हिंदी अनुवाद नहीं होता, ना हिंदी अनुवाद करके पूछा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ढेर सारे ना आपको ट्रांजिशन के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, आप किसी भी ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हैं स्लाइड के ऊपर। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसके बाद है ना, तीसरे नंबर पर है ना, आप यहाँ पर देखिएगा तो एक आपको ग्रुप और दिखाई देगा जो कि टाइमिंग के नाम से होगा। इस टाइमिंग के अंदर बेसिकली क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ टाइमिंग के अंदर बेसिकली टाइम सेट करने का ऑप्शन होता है। टाइम सेट करने का ऑप्शन मतलब आप इसे ऐसे समझ लो, ड्यूरेशन। क्या है? ड्यूरेशन। वैसे एक टूल और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, साउंड का, मतलब साउंड ऐड करना, ये लिख लो पहले, फिर ड्यूरेशन बताता हूँ। जैसे सपोज दैट कि आप है ना चाहते हैं कि जब मैं किसी के सामने प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो मेरी प्रेजेंटेशन के साथ साथ बैकग्राउंड में एक म्यूजिक भी चल रहा हो, साउंड चल रहा हो, तो आप यहाँ पर साउंड को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ है ना कोई स्पीकर्स को जोड़ना होगा, क्योंकि स्पीकर होंगे तभी तो साउंड आएगी। साउंड तो चलो आपने ऐड कर लिया, आपके कंप्यूटर में कोई ऑडियो फाइल है उसको आपने अटैच कर दिया प्रेजेंटेशन के साथ, बट जब आप स्पीकर लगाएंगे कंप्यूटर के साथ तभी तो साउंड आएगी। तो हमें साउंड अप्लाई करने का टूल दे रखा है, ऐड करने का टूल दे रखा है, बट इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर में स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और टूल दिया हुआ है ड्यूरेशन का, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ट्रांजिशन कितने स्लो चले या कितनी तेज रन हो, समझ में आ रहा है, तो उसको ड्यूरेशन के नाम से बोलते हैं, यानी कि ट्रांजिशन का टाइम सेट करना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ट्रांजिशन अप्लाई, या ट्रांजिशन प्ले लिख लो, ट्रांजिशन प्ले होने का टाइम सेट करना। जैसे इसका एक रियल एग्जांपल समझाता हूँ। आप हमारी जो क्लासेस होती हैं, कई बार उन क्लासेस को थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा के देखते हो ना। अगर आपका मन है कि हमारी क्लासेस को थोड़ा स्पीड में बढ़ा के देखने का, तो आप है ना नॉर्मल जो स्पीड होती है उसको 1x बोल देते हैं या 1.0x बोल देते हैं। बट अगर आप हमारी इस क्लासेस को थोड़ा बढ़ाकर देखना चाहें तो 1.5x पर या 2x पर देखते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली क्लास मान लीजिए 1.5 घंटे की है, आपने इसको है ना 1.5x की स्पीड पर देख लिया, तो आपने ना मान लो इस क्लास को 45 मिनट 1 घंटे में ही पूरा खत्म कर लिया, है ना। तो क्लास जितनी बड़ी थी उसको जल्दी खत्म कर लिया ना। अब सपोज दैट कि आप क्लास को बहुत स्लो करके देखना चाहते हैं, पता चले आप कुछ नोट कर रहे हो, तो आप 1.0x की जगह आप 0.5x पर क्लास को देख रहे हैं, तो मैं उसमें बहुत स्लो स्लो बोलता हुआ सुनाई दे रहा हूँ, है ना। उस समय मान लो खुद से आप नोट्स बना रहे हैं, तो बेसिकली जो एग्जैक्ट टाइम है आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, आप है ना उसको कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से समझ लो कि हर ट्रांजिशन को प्ले होने में टाइम सेट, हर ट्रांजिशन का प्ले होने का टाइम सेट होता है। जैसे कोई ट्रांजिशन किसी स्लाइड के ऊपर अप्लाई जो हो रही है, उसको टोटल प्ले होने में 5 सेकंड का समय लगेगा, बट अगर आप चाहते हैं कि 5 सेकंड नहीं कम सेकंड में ही खत्म हो जाए, या 5 सेकंड से ज्यादा सेकंड्स में खत्म हो, है ना, तो इसी को यहाँ पर ड्यूरेशन कहा जाता है, जिसमें आप ट्रांजिशन प्ले होने का टाइम सेट कर सकते हो। समझ में आई बात? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि ट्रांजिशन बेसिकली पूरी स्लाइड पर अप्लाई होने वाला एक स्पेशल इफेक्ट है, जिसका एग्जांपल बताया था मैंने, मिलता जुलता शादी की वीडियो वाला, कि अगर आप किसी की शादी की वीडियो देख रहे हैं तो उसमें है ना दूल्हा दुल्हन का फोटो ऐसे कॉर्नर में से घूमता हुआ निकलता हुआ आएगा, और बीच में घूमेगा, रुक जाएगा, फिर फुल स्क्रीन पर हो जाएगा, टुकड़ा में टूट के गायब हो जाता है। तो इसे स्प्लिट ट्रांजिशन कहते हैं, स्प्लिट, टुकड़ों में टूट जाना, है ना। तो भाई कॉर्नर में से निकल के आया, धीरे धीरे आया और बीच में आके रुक के फिर बड़ा हो गया फोटो पूरी स्क्रीन पर और टूट के गायब हो गया। तो ये ट्रांजिशन प्ले होने में मान लो 5 सेकंड का समय लगा पूरा ये सब काम होने में। आप इस काम को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, मतलब पूरे टाइम को, और ज्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा और मैं घुमाऊं धीमे धीमे, तो ज्यादा टाइम लगाओगे, और जल्दी जल्दी घूम के आ जाए, बड़ा हो जाए, टूट के बिखर जाए, तो वो कम समय में हो जाएगा, है या नहीं। तो बेसिकली हमें समझ में आ गया कि हम अपने अपने किसी भी ट्रांजिशन को प्ले होने के टाइम को भी सेट कर सकते हैं। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। अब इसके बाद है ना यहाँ पर एक और टूल हमें देखने को मिलता है जिसे एडवांस्ड स्लाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एडवांस्ड स्लाइड। ये क्या है? इसको बेसिकली ट्रिगर फायर के नाम से भी बोला जाता है, ट्रिगर फायर, ये भी बोल देते हैं। कोई हिंदी नाम है? नहीं, हिंदी में कोई नाम नहीं होता। और ये ध्यान रखना कि बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ट्रिगर फायर को है ना आप दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं, माउस क्लिक। माउस क्लिक क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जैसे
जैसे कुछ चीजें अपने आप जो प्ले हो रही होती है ना, उसमें जितना टाइम सेट किया गया है वो उसी टाइम से चलेंगी। बट अगर आपको चीजों को जल्दी जल्दी प्ले करना है, जल्दी जल्दी निकालना है, तो वहां पर आप माउस क्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण बताता हूँ कि अगर आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, कोई पिक्चर देख रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में जैसे मूवी चल रही है, प्ले हो रही है, वो अपना पूरा टाइम लेगी, नॉर्मली मूवी चलती जाएगी। बट अगर आपको मूवी को जल्दी जल्दी निकाल निकाल के देखना है, तो वहां से माउस का यूज कर सकते हो ना आप। भाई कोई भी मूवी जब चल रही होती है तो एक नीचे एक पट्टी आती है जिसमें दिखाता रहता है कि मूवी कितनी खत्म हो चुकी है। तो वहां माउस से क्लिक क्लिक करके आप उस मूवी को, उस पिक्चर को जल्दी जल्दी निकाल के देख सकते हैं ना। तो क्या कर रहे हो आप, माउस का इस्तेमाल करके किसी चीज को जल्दी जल्दी प्ले करके आगे निकाल रहे हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है पावर पॉइंट में, कि अगर आपने किसी स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई की हुई है, तो उस ट्रांजिशन को जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो आप बीच में कहीं पर भी माउस से क्लिक 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 करते रहना। पूरी स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर दो माउस से, वो ट्रांजिशन जल्दी से प्ले हो जाती है। जैसे मान लो उसे 5 सेकंड का समय लगना था पूरी ट्रांजिशन को प्ले होने में, आपने अगर जैसी ट्रांजिशन शुरू हुई हो आप माउस से क्लिक कर देना, वो तुरंत खत्म हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं ट्रिगर फायर करना या माउस क्लिक करना, जिससे ट्रांजिशन तभी एंड होकर दूसरा जो अगला ट्रांजिशन होगा वो आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो टोटल मिला के ना यहाँ पर 3 आपको ग्रुप देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रीव्यू दे रखा है, दूसरा ट्रांजिशन और तीसरा टाइमिंग। इसमें ना जो मुद्दे की बात है, इंपॉर्टेंट बात है जो पूछी जा सकती है, वो तो ये है, एक तो ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पर अप्लाई होती है, दूसरा ट्रांजिशन को स्पेशल इफेक्ट या मोशन इफेक्ट कहते हैं, और तीसरा है ये वाला पॉइंट, ट्रिगर वाला। क्या हम स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन को जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, क्या हम ट्रांजिशन को जल्दी खत्म कर सकते हैं, इस तरीके की भाषा अगर आपको देखने को मिले, या हम माउस का इस्तेमाल करके या माउस क्लिक का इस्तेमाल करके हम ट्रांजिशंस को जल्दी जल्दी प्ले कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना यहीं से पूछी जा रही होती हैं एडवांस स्लाइड वाले इस टूल से। तो 2 ही पॉइंट है ना मेरे हिसाब से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला, मतलब ये दोनों, और एक ये वाला, ये ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है जी। तो ऐसे ही है ना, आगे अब हम डिस्कस करेंगे एनिमेशन के बारे में। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग लाइव हैं बेटा, आप सभी लोग बताओ कि एनिमेशन कहाँ पर अप्लाई होता है। क्या लिखवाया था मैंने आपको सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, बताओ। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने जब आपको लिखवाए थे, तब एनिमेशन के बारे में क्या लिखवाया था, क्या बताया था आपको। वेरी गुड। मैंने आपको वहां पर बताया था, हाँ ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि एनिमेशन है ना स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स अप्लाई होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, और ये भी एक मोशन इफेक्ट या स्पेशल इफेक्ट ही कहलाता है ना। अब स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट थे एक बार फिर से रिवाइज कर लो। जैसे सपोज दैट कि आपकी स्लाइड है पावर पॉइंट की, तो इसके ऊपर अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर आप कोई शेप या आकृति बनाते हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर आप कोई इमेज, फोटो, चित्र वगैरह लगाते हैं तो वो भी एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि किसी भी स्लाइड के ऊपर आप जो भी अप्लाई करें, कुछ भी अप्लाई करें, कुछ भी बनाएं, कुछ भी लिखें, वो सब एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। और उन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप कोई स्पेशल इफेक्ट डालना चाहें तो उसको एनिमेशन के नाम से बोला जाएगा। तो यहाँ पर एनिमेशन में भी है ना, देखो सबसे पहला आपको ग्रुप दे रखा प्रीव्यू का, यानी कि अगर आप स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशन लगाते हैं तो उनको अगर प्रीव्यू करना चाहें तो उनको भी प्रीव्यू कर सकते हैं। मतलब फाइनल किसी के सामने प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले आप चेक कर लोगे ना कि मैंने जो एनिमेशन लगाया है स्लाइड ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ठीक है या नहीं, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो प्रीव्यू में जाकर। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर एनिमेशन। ठीक है, तो जो बात अभी हम बोल रहे थे वो लिख देता हूँ यहाँ पर। एनिमेशन कहाँ पर अप्लाई होता है, स्लाइड के ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो लिख लीजिए स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। समझ में आ गई बात। और दूसरा, इसके लिए भी यही बात बोली जाएगी कि एनिमेशन भी क्या होता है, एनिमेशन भी एक स्पेशल इफेक्ट होता है, स्पेशल इफेक्ट, या फिर इसको मोशन इफेक्ट के नाम से भी बोल सकते हैं। तो मोशन इफेक्ट कह दो या स्पेशल इफेक्ट कह दो, एक ही बात है। समझ में आ गई बात। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बाकी देखो वैसे तो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया था आपको, ठीक है, शुरुआत में ही। बट आपको बताइए जैसे ही पावर पॉइंट खत्म होगा तो मैं लास्ट में भी एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिसमें ये सब चीजें आपको दिख जाएंगी, एनिमेशन और ट्रांजिशन कैसे अप्लाई होता है। ठीक है भाई। देखो इसके अलावा है ना यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको एक और ग्रुप देखने को मिलेगा ट्रांजिशन की, जैसे ही जिसपे एडवांस्ड एनिमेशन लिखा होता है, वहां पर एडवांस्ड ट्रांजिशन लिखा हुआ था, यहाँ पर एनिमेशन। इसमें क्या है, यहाँ पर दे रखा है वही ट्रिगर फायर, ट्रिगर फायर करना। ठीक है, या फिर इसको माउस क्लिक भी कह सकते हैं। तो जिस तरीके से है ना हमने किसी ट्रांजिशन को है ना माउस क्लिक से बदल दिया या हटा दिया या जल्दी प्ले करा दिया, क्या एनिमेशन को भी इसी तरीके से किया जा सकता है। तो आंसर है बेटा हाँ, एनिमेशन को भी जल्दी जल्दी प्ले करना हो तो कर सकते हैं। इस बात को है ना आप ऐसे समझ लो, इसको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो जैसे मान लो आप किसी सरकारी विभाग में हैं और आपको ये काम दिया जाए कि हमारा विभाग कैसे काम कर रहा है उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाओ, और कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं
है ना, कुछ लोग आ रहे हैं, उनके सामने प्रेजेंटेशन दिखानी है। तो आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, ट्रांजिशन एनिमेशन लगा दिया। अब जो डेलीगेट्स आए उनके सामने ये प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आपको समय चाहिए, मान लो टोटल 15 मिनट का। अब जो डेलीगेट्स आते हैं, जो लोग आते हैं, उन्होंने कहा कि हमें 15 मिनट नहीं है, जल्दी से खत्म करा दो, जल्दी देख के हमें जाना भी है, 5 मिनट में खत्म कर दो। तो अपनी पूरी 15 मिनट की प्रेजेंटेशन को 5 मिनट में कैसे खत्म कर सकते हो? तो उसमें है ना ये टूल काम करता है जनरली। जैसे कोई एनिमेशन शुरू हुआ, आपने बीच में ही तुरंत माउस से क्लिक कर दिया, तो जो एनिमेशन खत्म होना था 5-10 सेकंड में, वो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये है मेनली टूल। इसी को बोलते हैं ट्रिगर फायर करना। ट्रिगर फायर जैसे ही करोगे, यानी माउस क्लिक करोगे, पूरी स्क्रीन पे कहीं भी कर सकते हो, वो एनिमेशन या वो ट्रांजिशन तुरंत खत्म हो जाता है। अब तो समझ में आ गया कि ट्रिगर फायर का मतलब क्या है बेसिकली। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है ना चौथे नंबर का एक ग्रुप दे दिया है, उस पर टाइमिंग लिखा आता है। टाइमिंग का मतलब भी वैसे ही है जैसे हमने ट्रांजिशन के केस में देखा था। सबसे पहला तो है ड्यूरेशन, मतलब किसी भी एनिमेशन को प्ले होने में जो टाइम या समय सेट करके दिया गया होगा, उसको आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। आप चाहते हैं कि एनिमेशन थोड़ा धीमे धीमे देर तक प्ले हो, तो आप है ना टाइम को बढ़ा दो, और जल्दी से प्ले हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, तो टाइम को कम कर दो। एक बात और, कि दो ट्रांजिशन के बीच में है ना, दो एनिमेशन की, माफ कीजिएगा ट्रांजिशन बोल दिया मैंने, दो एनिमेशन के बीच में है ना, आप चाहें तो डिले भी सेट कर सकते हैं, देरी भी सेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो स्लाइड के ऊपर दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, एक तो कोई टेक्स्ट यानी कोई नाम लिखा है आपने, और एक कोई शेप या आकृति है। दोनों के ऊपर एनिमेशन लगा रखा है। अब दोनों के ऊपर जो एनिमेशन है उनका अपना अपना टाइम सेट होगा, वो अलग चीज होती है। एनिमेशन, दोनों के ऊपर जो आपने एनिमेशन लगा रखा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उनका अपना अपना टाइम अलग है एनिमेशन प्ले होने का। बट एक एनिमेशन के बाद दूसरा एनिमेशन कितनी देर में प्ले होगा, इसके बीच में डिले भी होता है। समझे या नहीं? देखो ट्रांजिशन के केस में क्या था, ट्रांजिशन तो पूरी की पूरी एक स्लाइड पर अप्लाई हो जाती है। समझ में आ रहा है? एक स्लाइड पर पूरी ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी, वो प्ले हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट किसी स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो तो कई सारे हो सकते हैं ना। तो एक ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन प्ले होगा, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन प्ले होगा, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन प्ले होगा। तो इनके बीच में ना गैप कितना हो, उसी को बोलते हैं डिले। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई किए गए एनिमेशन के बीच का जो गैप है, उसमें ना हम टाइम सेट कर सकते हैं कि एक एनिमेशन के बाद दूसरा एनिमेशन कितने डिले यानी देरी के साथ आए। तो वो यहाँ से सेट हो जाता है। ठीक है। एक टूल और दे रखा है रीऑर्डर एनिमेशन का। जैसे सपोज दैट कि आपने एनिमेशन अप्लाई कर दिया ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, है ना, फिर बाद में आपको लगता है कि जो टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन आपने लगाया, वो लगाना चाहिए था आपको किसी शेप के ऊपर, आकृति के ऊपर, और जो आकृति के ऊपर आपने एनिमेशन लगाया वो टेक्स्ट के ऊपर लगना चाहिए था। तो ये चीज़ बाद में भी रीऑर्डर की जा सकती है, जिसको रीऑर्डर एनिमेशन के नाम से बोला जाता है। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? तो टोटल मिला के ना हमें यहाँ पर 4 ग्रुप देखने को मिलेंगे। पहला वही प्रीव्यू, यानी ये सब काम करने के बाद आप है ना चेक कर सकते हो कि सब कुछ प्रॉपर ठीक तरीके से है या नहीं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है एनिमेशन, यानी जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एनिमेशन लगाना चाहें लगा सकते हैं। फिर एडवांस एनिमेशन में वही ट्रिगर फायर का टूल दे रखा है, और टाइमिंग में ड्यूरेशन, डिले और रीऑर्डर एनिमेशन भी आप कर सकते हैं। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये है ना, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद है ना स्लाइड शो, जो हमारा अगला टैब है, उसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। देखो स्लाइड शो मैंने आपको बताया भी था, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट जब लिखवाए थे, कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के बाद अगर किसी को अपनी प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पर करके दिखाना चाहें, कंप्यूटर की फुल स्क्रीन पर, या फिर है ना आप किसी प्रोजेक्टर के थ्रू किसी पर्दे पर, दीवार पर दिखाना चाहें, है ना, तो जब आप फुल स्क्रीन करके अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहते हैं, तो उसी को यहाँ पर स्लाइड शो के नाम से बोला जाता है। तो स्लाइड शो करने की यहाँ पर अपनी एक शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज फंक्शन की F5। तो ये पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखना। तो स्लाइड शो नाम का यहाँ पर टैब दे दिया है, कुछ और भी टूल दिए गए हैं, वो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ना आपको ग्रुप मिलेगा, दैट इज स्टार्ट स्लाइड शो के नाम से। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर एक ग्रुप आएगा स्टार्ट स्लाइड शो, ये आता लिखा हुआ। ठीक है भाई। अब स्टार्ट स्लाइड शो के अंदर है ना सबसे पहला जो आपको टूल मिलेगा उसे कहते हैं स्लाइड शो केबल, या उसको है ना कह सकते हैं स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, या बिगिनिंग शब्द को शुरू में लिख लो, ऐसे लिख लो बिगिनिंग स्लाइड शो, ऐसे ही लिखा हुआ आता है वहां पर बिगिनिंग स्लाइड शो। क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये होता है कि स्लाइड शो को आप शुरुआत से करना चाहते हैं, स्लाइड शो को शुरुआत से प्ले करना चाहते हैं। जैसे पावर पॉइंट की टोटल मिला के 10 स्लाइड बनाई आपने, और आप चाहते हैं कि स्लाइड शो शुरू हो पहली वाली स्लाइड से ही, तो उसी को फ्रॉम बिगिनिंग कहा जाता है। और इसी की शॉर्टकट की होती है बेटा, दैट इज फंक्शन की F5। यानी आप कीबोर्ड से फंक्शन की F5 दबा देंगे ना, तो उसमें उससे भी फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो शुरू हो जाएगा, पहली स्लाइड से ही। बट इसी के अंदर आपको एक और टूल दिया जाएगा, दैट इज कस्टम स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो।
अच्छा, एक मिनट एक मिनट। कस्टम से पहले ना करंट भी आता है। यहाँ पर एक शब्द और आएगा, दैट इज करंट स्लाइड शो, फिर आएगा कस्टम। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जहां पर आप हैं, जहां हो, वहीं से स्लाइड शो शुरू हो जाए। तो इसी को है ना हम करंट स्लाइड शो के नाम से बोलते हैं। मैंने बताया भी था आपको पहले भी। जैसे अगर आपने टोटल मिला के 10 स्लाइड बनाई है पावर पॉइंट की, ठीक, तो आप ये चाहते हैं, अच्छा 10 स्लाइड का जब स्लाइड शो शुरू हुआ तब आपने नोटिस किया कि 5वें नंबर की स्लाइड में कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है जिसे आपको ठीक करना है। तो इस स्लाइड शो को एग्जिट करने के लिए, फुल स्क्रीन से एग्जिट करने के लिए आप एस्केप वाली की को दबाएंगे। आपको पता है ना, कीबोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर में एक ESC वाली की होती है, और इस ESC वाली की को बोलते हैं बेटा एस्केप। और इस एस्केप का मतलब है किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलना, यानी कि टू एग्जिट प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम से अगर आपको बाहर निकलना है तो इस एस्केप वाली की को दबाएंगे। तो यहाँ पर भी इसी एस्केप वाली की को हम दबा सकते हैं, जिससे स्लाइड शो खत्म हो जाता है, बंद हो जाएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम उससे बाहर निकल आए। अब आपने 5वें नंबर की स्लाइड पर कुछ काम किया, कुछ चेंजेस किए, और फिर आप चाहते हैं कि जहां पर अभी मैं हूं, यानी 5वें नंबर की स्लाइड पर, वहीं से स्लाइड शो शुरू हो जाए। तो इसी को कस्टम स्लाइड शो कहा जाता है। और इसकी भी अपनी शॉर्टकट की होती है, दैट इज शिफ्ट के साथ F5। यानी केवल F5 दबा देंगे, फंक्शन की F5, तो उससे तो बिल्कुल शुरुआत से स्लाइड शो शुरू हो जाता है। और शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे तो जिस स्लाइड पर हो वहीं से स्लाइड शो शुरू होगा। और इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर, दैट इज कस्टम स्लाइड शो। कस्टम का मतलब तो आपको पता ही होगा। कस्टम का मतलब है कस्टमाइजेशन, मतलब आपके अनुसार। कस्टम स्लाइड शो मतलब आपके अनुसार स्लाइड्स या स्लाइड शो का आना, या स्लाइड्स का शो होना, स्लाइड्स का शो होना, ये इसका मीनिंग है। समझ में आई बात या नहीं? भाई अगर सपोज दैट आप चाहते हैं कि पहले नंबर की जो स्लाइड है वो पहले नंबर पर ना दिखाई दे, वो तीसरे नंबर पे आए, और तीसरे नंबर वाली स्लाइड पहले नंबर पे दिखाई दे, दूसरे नंबर की स्लाइड 10वें नंबर पे चली जाए, 10वें नंबर की स्लाइड दूसरे पे आ जाए, तो इसको क्या कर रहे हैं आप? अपने अनुसार स्लाइड शो को सेट करना चाहते हैं। तो आप इन स्लाइड को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो इसी को बेटा कहा जाता है, दैट इज स्लाइड शो या कस्टम स्लाइड शो। ठीक है जी। तो फाइनली दूसरे नंबर, मतलब पहले नंबर पे जो हमें ग्रुप देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर स्टार्ट स्लाइड शो के नाम से। ठीक, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब दूसरे नंबर पर है ना, यहाँ पर आपको एक और ग्रुप देखने को मिलेगा जिस पर रिहर्स लिखा होता है। क्या लिखा होता है? रिहर्स, REHEARSE। देखो बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि बताओ पावर पॉइंट के अंदर इनमें से कौन सा टूल मौजूद होता है। ठीक है, कौन सा टूल मौजूद होता है? तो वहां पर उस ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे क्या लिखा था? एक ऑप्शन पर लिखा हुआ था रिहर्सल। ये लिखा हुआ था रिहर्सल। ठीक है, तो ये रिहर्सल क्या चीज है? तो बेसिकली यहाँ जो रिहर्सल है ना, ये टूल, ये रिहर्स नाम के ग्रुप के अंदर दे रखा है। ठीक है, और इसका मीनिंग ये है एक प्री प्रिपरेशन। मैं समझाता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के टाइम पर है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक और ऑटोमेटिक टूल दे रखा है जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दी जाती हैं। भाई सीधी सी बात है, आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं किसी के सामने, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर छोटी मतलब गलतियां अगर हो गई तो छोटी मोटी गलतियों की वजह से भी है ना आपका कोई प्रोजेक्ट रुक सकता है, या आपका है ना वो पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है। तो आप अपनी मदद से तो प्रेजेंटेशन बना ही रहे हैं, आप खुद से बना रहे हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत किसी से और मदद ले लियो। पावर मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसका ये एप्लीकेशन है वो खुद से भी आपको है ना टिप्स एंड ट्रिक्स मौजूद अवेलेबल कराती है, जो कि पावर पॉइंट में मौजूद है ये टूल, जिसको रिहर्सल के नाम से बोलते हैं। समझ में आ रहा है? रिहर्सल शब्द ये वही है जो आपने पहले सुना होगा कि अगर कोई मूवी होने जा रही है, कोई मूवी की शूटिंग होने जा रही है, तो रिहर्सल कर रहे होते हैं एक्टर और एक्ट्रेसेस। कोई गाने का शूट होने जा रहा है, फाइनल शूट, उससे पहले लोग जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो रिहर्सल कर रहे होते हैं। देखा है ना आपने? आपने भी बचपन में कोई ना कोई प्ले अगर किया हो स्कूल कॉलेज में, तो आपने है ना फाइनल डे पर जो मेन एक्ट होना है उससे पहले कई बार रिहर्सल करके देखा होगा। इसको प्री प्रिपरेशन भी तो कह सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही पावर पॉइंट के अंदर एक टूल दिया हुआ है रिहर्सल विद कोच के नाम से। अब या तो रिहर्सल विद कोच लिखा हुआ आ जाएगा पूरा का पूरा, या केवल रिहर्सल शब्द भी लिखकर पूछ लेते हैं। आप कम शब्दों में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज प्री प्रिपरेशन। प्री प्रिपरेशन। ठीक है, हिंदी में कहा जाएगा पूर्व तैयारी। पूर्व तैयारी करना है ना। तो ये पावर पॉइंट का ही एक ऑटोमेटिक फीचर है जो आपको दिया जाएगा, जिसमें है ना रिहर्सल विद कोच पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले करना है इसके बाद। तो पावर पॉइंट का ये ऑटोमेटिक फीचर जज कर रहा होता है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे बनाई है। फिर फाइनली एक रिपोर्ट टाइप की दिखा देगा लास्ट में कि है ना आपने किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई है, इसमें कुछ गलतियां हैं नहीं है, या कुछ इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो मैं ना यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि रिहर्सल विद कोच में आपको बेसिकली टिप्स दी जाती हैं। टिप्स दी जाती हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। अगर मान लो कोई बता दे हमको कि भैया तुमने प्रेजेंटेशन में ये चीज गलत की है, ये नहीं होना चाहिए, इसको इंप्रूव कर लो, तो ये टिप्स ही तो हो गई।
टिप्स कह दो, ट्रिक्स कह दो, तो ये चीज़ें ना आपको यहाँ पर रिहर्सल विद कोच के थ्रू मिल जाएगी। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। इंपॉर्टेंट क्या है वो यही है, अगर रिहर्सल विद कोच पूछा जाए, रिहर्स पूछा जाए, तो ये आपको पावर पॉइंट में टूल देखने को मिलता है, और जो कि एक ऑटोमेटिक फीचर है जिसके थ्रू आपको टिप्स वगैरह दी जाती हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल में। ठीक है जी, समझ आ गया सभी को? नोट कीजिए। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो फिर अगली नेक्स्ट है ना, ग्रुप की तरफ आगे बढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पर है ना आपको यहाँ पर मिलता है सेटअप के नाम से। अब सेटअप वाले है ना इस ग्रुप में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको सबसे पहला ही टूल देखने को मिलेगा, स्लाइड स्लाइड को सेटअप करना। सेटअप स्लाइड लिख लो चाहो तो, या स्लाइड सेटअप लिख लो। ठीक है, स्लाइड सेटअप लिख लो या स्लाइड सेटअप टूल लिख लो। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब आप है ना स्लाइड को मतलब जब स्लाइड शो शुरू करें तो उस टाइम पर है ना आप कौन कौन सी चीज़ों को देख रहे होंगे, वहां पर कौन कौन से टूल अप्लाई कर सकते हैं, वो सब यहाँ से सेट किए जाते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर आप है ना स्लाइड शो कर रहे हैं किसी के सामने, और अगर आप कुछ स्लाइड पर लिख कर दिखाना चाहते हैं स्लाइड शो के दौरान, ठीक है, मतलब हम स्लाइड शो जब प्ले कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम स्क्रीन पर लिख भी सकते हैं। इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर के साथ एक पेन टैब जैसी डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उससे अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे ना पेन टैब पर, तो वो स्लाइड पर लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो उसका पेन का कलर कैसा होना चाहिए, तो ये सब टूल है ना आपको यहाँ पर सेट करने को मिल जाएंगे स्लाइड सेटअप के टूल के अंदर। इसके बाद है ना यहाँ पर एक और टूल दे रखा है हाइड स्लाइड के नाम से। जैसे सपोज दैट कि आपने 10 स्लाइड की एक पूरी प्रेजेंटेशन फाइल तैयार की है, अब आपको है ना प्रेजेंटेशन देने जाना है, तो प्रेजेंटेशन जब आप दोगे तो 10 की 10 स्लाइड प्ले हो जाएंगी, या 10 की 10 स्लाइड का स्लाइड शो हो जाएगा। बट आपको अचानक लगता है कि इन 10 में से एक स्लाइड ऐसी है जो यहाँ पर इररिलेवेंट है, यानी कि उसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने बना दिया, उसको हटा दो। तो डिलीट मत करो, क्योंकि पता चले स्लाइड शो करने के बाद या प्रेजेंटेशन देने के बाद आपको लगे यार वो स्लाइड काम की थी, हमने बेकार में ना गलत में डिलीट कर दी उसको, तो ये मत करो, आप सीधे उसको हाइड कर दो। समझ में आ रहा है? तो आप उसे हाइड भी कर सकते हैं, और आप जब स्लाइड शो देंगे किसी के सामने प्रेजेंटेशन देंगे तो उसमें 9 स्लाइड यानी 9 स्लाइड का तो स्लाइड शो हो जाएगा। एक स्लाइड जिसको आपने हाइड किया है वो स्लाइड शो के दौरान दिखाई नहीं देगी, जिसको बाद में आप अनहाइड भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो बस ये ध्यान रखना कि किसी भी स्लाइड को हाइड भी किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद है ना रिहर्स टाइमिंग, यहाँ लिख लीजिए, रिहर्स टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं। देखो जो ऑटोमेटिक फीचर है ना रिहर्सल विद कोच वाला, जिसको मैंने यहाँ पर जो बताया आपको, इसमें अपना पूरा टाइम लगता है, यानी कि आप है ना रिहर्सल विद कोच वाले टूल को इस्तेमाल करेंगे तो एक पूरा एनालाइज करने में टाइम लगेगा। अब इस टाइम को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस टूल के थ्रू, रिहर्स टाइमिंग के थ्रू। ये उसी तरीके से समझ लो जैसे हम अपनी किसी नोटबुक को या किसी कंटेंट को किसी से जज करवाने के लिए पहुंचे हैं कि भाई देख के बताना कोई गलती तो नहीं है। अब वो अपने हिसाब से चेक कर रहा है, अपने हिसाब से सारी चीज़ों को देख रहा है कि भैया कोई गलती तो नहीं, कोई एरर तो नहीं है, टाइम लगा रहा है वो। अब हम उसे जाके ये कहते हैं कि हमारे इस कंटेंट को चेक कर फटाफट जल्दी से, बट टाइम है तेरे पास 2 मिनट का, केवल 2 मिनट में फटाफट चेक कर ले, हमने उसको टाइम भी दे दिया। तो ये बेसिकली रिहर्स या रिहर्स टाइमिंग के नाम से इस टूल को कहा जाता है। यानी मोटा मोटा है ना हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रिहर्सल विद कोच नाम के टूल का भी टाइम सेट कर देना, कि ये कितने टाइम में है ना रिहर्सल विद कोच नाम का जो टूल है वो कितने समय में ना आपको पूरा एनालाइज करके लास्ट में टिप्स दे। समझ में आ गई बात? तो रिहर्सल टाइमिंग या रिहर्स टाइमिंग के नाम से इसको बोला जाता है। इसके बाद एक और टूल यहाँ पर दिया हुआ दैट इज रिकॉर्ड के नाम से। ये क्या है जी? देखो रिकॉर्ड का सिंपल सा मतलब है कि आप जो प्रेजेंटेशन फाइल मतलब प्रेजेंटेशन किसी के सामने दे रहे हैं ना, इसको अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है तो वो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्ड का मतलब सिंपल सा ही है, प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना। भाई ऐसा हो सकता है ना कि आपसे बाद में कोई ये बोले कि जो प्रेजेंटेशन आपने दी है, किसी के सामने दिखाई है प्रेजेंटेशन, उसको रिकॉर्ड करके उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, ताकि है ना मैं भी बाद में देख पाऊँ उसकी वीडियो को देखकर कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे दी थी। तो प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना, प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना या प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करने ना का टूल आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि मैं मान लो किसी डेलीगेट्स वगैरह के सामने गया है ना, उनके सामने मैंने प्रेजेंटेशन दी पूरी 15-20 मिनट, और फिर मेरा कोई दोस्त आके ये बोले कि भाई जो तूने प्रेजेंटेशन वहाँ दिखाई थी, जिस तरीके से आपने तूने दिखाया था, उसकी रिकॉर्डिंग अगर तूने की हो तो मुझे दे दे, मैं भी है ना उससे थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लूंगा ताकि मैं भी उसी तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाऊँ। तो ये रिकॉर्ड करने का टूल भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद चौथे नंबर पर यहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, वो है मॉनिटर का। मॉनिटर का मतलब होता है मॉनिटर सिलेक्शन, मॉनिटर सिलेक्शन के नाम से। इसका मीनिंग सिंपल सा ही है और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस लिख लीजिए और समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर के साथ है ना ऐसा हो सकता है कि कई सारे मॉनिटर स्क्रीन्स कनेक्टेड हों। अब ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपके कंप्यूटर के साथ जो मॉनिटर स्क्रीन पहले से लगी हुई है केवल उसी पर ही स्लाइड शो आप दें। आप है ना
जैसे मैं अभी एक क्लास ले रहा हूँ तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ साथ है ना यहाँ पर एक एलईडी स्क्रीन भी कनेक्टेड है जिस पर हम आपके कमेंट्स देखते हैं। तो मैं ये प्रेजेंटेशन एलईडी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँ तो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा एलईडी स्क्रीन। ऐसे मान लो मैं किसी प्रोजेक्टर के थ्रू किसी पर्दे पर है ना प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ तो प्रोजेक्टर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कंप्यूटर की स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन, प्रोजेक्टर की स्क्रीन, ये सब चीजें अगर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है तो ये आ जाएंगे आपके यहाँ पर, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे वहीं पर आपकी प्रेजेंटेशन प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो सिंपल सही है, जितने भी मॉनिटर्स कनेक्टेड हैं, जितने भी ऑप्शंस कनेक्टेड हैं कंप्यूटर के साथ, आप किस पर स्लाइड शो प्रेजेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा। समझ में आ गया सभी को। इसके बाद आता है बेटा रिकॉर्ड के नाम से। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, देखो रिकॉर्ड है ना, ये आपको ये कई जगह दे रखा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखा था कि अगर आप है ना रिकॉर्डिंग करना चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। यहाँ पर एक अलग से ही है ना मेन्यू या टैब बना के दे दिया रिकॉर्ड के नाम से। इसमें सारे के सारे ऑप्शन रिकॉर्डिंग के ही दे रखे हैं। यानी अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, मतलब किसी तरीके की रिकॉर्डिंग करनी है, वो आपको यहाँ पर टूल देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है ना आपको जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ही है ना आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा, दैट इज प्रीव्यू के नाम से। ठीक है, यानी कि अगर आपने रिकॉर्डिंग की है तो रिकॉर्डिंग को आप है ना चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है, तो उसको ना प्रीव्यू के नाम से बोल दिया जाता है। जैसे कि ट्रांजिशन और एनिमेशन के केस में भी सबसे पहले वाले ग्रुप का नाम प्रीव्यू ही था कि आप ट्रांजिशन अप्लाई करके देखना चाहते हैं सही से हुई है नहीं, प्रीव्यू कर सकते हैं। ऐसे आप एनिमेशन चेक कर सकते हैं सही से अप्लाई हुआ है नहीं हुआ है, तो इसको प्रीव्यू कहा जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो ग्रुप दे रखा है वो है कैमरा के नाम से है। कैमरा, जिसके अंदर कैमियो नाम का टूल आपको मिलेगा। और कैमियो का सिंपल सा मतलब है जस्ट लाइक लाइव कैमरा। ठीक है, जस्ट लाइक लाइव कैमरा। मैंने आपको बताया था ना कि यूट्यूब पर जो क्लासेस लेते हैं टीचर्स, उसमें एक तरीका ये भी होता है कि टीचर की जो हैंड राइटिंग है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, है ना, वो जो लिख रहा है वो हैंड राइटिंग दिखती है। पर टीचर है ना साइड में, बिल्कुल स्क्रीन में साइड में एक डब्बे के अंदर दिख रहा होता है, बस छोटा सा। यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा होता जैसे मैं दिख रहा हूँ आपको पूरी स्क्रीन पर मूव करता हुआ, तो एक छोटे से डब्बे में दिख रहा होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, कैमियो नाम का टूल कहा जाता है। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के साथ एक कैमरा कनेक्ट करना पड़ेगा जो आपको फोकस कर रहा होगा, तभी वो आपको इस डब्बे में दिखा सकता है। ठीक है, आप बोलेंगे ये तो सर आपने पहले भी बताया था। हाँ, ये यहाँ पर भी दे रखा है, 2 बार दे रखा है पूरे पावर पॉइंट में। ठीक है, तीसरा दे रखा है रिकॉर्डिंग वाला टूल यहाँ पर। ठीक है, मतलब ग्रुप दे रखा है रिकॉर्ड के नाम से, और रिकॉर्ड का मतलब है रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, अब इसमें दो चीजें दे रखी हैं, फ्रॉम बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब शुरुआत। तो अगर आप चाहते हैं बिगनिंग से ही, यानी कि बिल्कुल शुरुआत से जहां से प्रेजेंटेशन शुरू हो रही है वहीं से अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो वहां से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब पता चले कि आपने ना आधी प्रेजेंटेशन दिखा दी, आधी प्रेजेंटेशन प्ले कर दी किसी के सामने, है ना, और फिर आपको याद आया कि यार ये तो रिकॉर्ड भी करनी थी, तो आप जहां पर हैं वहीं से भी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, जिसको करंट रिकॉर्डिंग कहा जाता है। करंट रिकॉर्डिंग, समझ में आ गई बात। तो आप 2 टूल यहां पर देखेंगे रिकॉर्डिंग के अंदर, फ्रॉम बिगनिंग रिकॉर्डिंग और फ्रॉम करंट रिकॉर्डिंग। बताओ बेटा बात समझ में आ गई या नहीं। भाई 10 स्लाइड बनाई है आपने पूरी प्रेजेंटेशन फाइल में, और आप चाहते हैं कि पहली वाली स्लाइड से ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। पहली वाली स्लाइड से जब मैं किसी के सामने प्रेजेंटेशन दूं तो वहीं से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, तो फिर फ्रॉम बिगनिंग कर दो। और आप प्रेजेंटेशन शुरू कर दिए हो और टोटल 5 स्लाइड आपने दिखा भी दी किसी को, अब 5 और बची हुई, तब याद आया कि इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप वहां से भी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, जिसको करंट रिकॉर्डिंग के नाम से बोला जाता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछे। समझ आ गया सभी को। तो रिकॉर्डिंग का सिंपल सा मतलब रिकॉर्ड करना ही है। ठीक है, ये टूल तब के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है जब कोई आपसे कहे या आप अपने लिए ही फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिकॉर्डिंग करके रखना चाहते हो, है ना। मतलब कोई आपको रिकॉर्ड करे तो एक अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद भी अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए कई सारे टूल हैं। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कैमरा लगाकर भी अपने आप को दिखा सकते हो। जैसे कैमरा नाम का या कैमियो नाम का जो टूल है ना, इसमें बस एक कैमरा लगाना पड़ेगा, वो आपको भी दिखाता रहेगा डब्बे में। और जो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग करेंगे ये पूरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो रही होगी, है ना। तो उस पूरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग में वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, और आपने जो कैमरा लगा रखा है जिससे आपको रिकॉर्ड करके यहाँ डब्बे में दिखाया जाएगा कॉर्नर में, तो वो भी दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये रिकॉर्डिंग पॉसिबल की जाती है। चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद है ना रिव्यू आ जाता है। रिव्यू में देखो ज़्यादातर चीज़ें वही होंगी जो हमने एम एस वर्ड के अंदर देखी थी। रिव्यू के अंदर है ना प्रूफिंग एक टूल होता है, तो वो एम एस वर्ड में जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं वही लगभग चीज़ें यहाँ पर होंगी। जो चेंज होंगे उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, और जो बिल्कुल सेम है उनके केवल नाम लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे
रिव्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे माउस से यहाँ पर, तो सबसे पहला जो ग्रुप आपको दिखाई देगा वो आता है प्रूफिंग के नाम से। अब प्रूफिंग को है ना समझाना मैं नहीं समझता जरूरी है, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैं आपको एमएस वर्ड में अच्छे से समझा चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पर कौन से टूल मिलते हैं, स्पेलिंग ग्रामर चेक वाले, है ना, थिसॉरस डिक्शनरी वाला, वो सब टूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो कि अगर है ना किसी मतलब स्पेलिंग और ग्रामर चेक की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है, ये बता दो बस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्पेलिंग ग्रामर चेक वगैरह के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है, बताइए। स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो तो इनके लिए शॉर्टकट की क्या होती है बेटा, फंक्शन की F7, ठीक है। और जो डिक्शनरी होती है यहाँ पर उसका नाम क्या है, थिसॉरस। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि थिसॉरस डिक्शनरी को डायरेक्टली ओपन करने की भी कोई शॉर्टकट की होती है, हाँ, तो ये आंसर है शिफ्ट के साथ फंक्शन की F7। यानी आप शिफ्ट दबाइए, उसके साथ फंक्शन की F7 दबा दो तो उससे थिसॉरस डिक्शनरी खुल के आ जाएगी। और थिसॉरस डिक्शनरी को डायरेक्टली इस्तेमाल करना क्यों पड़ता है या क्यों कर सकते हो, किसी भी शब्द का सिनोनिम देखने के लिए, पर्यायवाची शब्द देखने के लिए। अगर उस शब्द का एंटोनिम होगा तो वो भी आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है ना यहाँ पर दिया गया होता है चेक एक्सेसिबिलिटी। ये बिल्कुल सेम है जैसे कि एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया था बेटा, ठीक है। यानी वार्निंग्स और एरर्स को शो करने के लिए इस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जितनी भी कहीं एरर वगैरह आई होंगी, है ना, वो यहाँ से पता चल जाती हैं चेक एक्सेसिबिलिटी के थ्रू, यहाँ से देख सकते हो। तीसरे नंबर पर है ना आपको मिल जाएगा दैट इज लैंग्वेज नाम का ये ग्रुप। लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाएगा ट्रांसलेट नाम का ये टूल। ट्रांसलेट का मतलब आपको पता ही है, अनुवाद करना, ठीक है। हिंदी का इंग्लिश में या इंग्लिश का हिंदी में अगर आपको अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर लैंग्वेज ऐड करनी है, कोई नई लैंग्वेज, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज ऐड करना समझ आ गया सभी को। भाई ऐसा हो सकता है ना कि हिंदी के शब्दों को अगर आप पावर पॉइंट की स्लाइड पर दिखाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो हिंदी की जानकारी अगर पावर पॉइंट को नहीं है तो ये क्या करेगा, हमेशा एरर बताएगा हर एक हिंदी के शब्द में जो सही लिखा हुआ है। तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तब हिंदी के शब्दों को भी ये समझ जाएगा, क्योंकि जितने भी शब्द होते हैं ना किसी भी भाषा के, वो डिक्शनरी में मौजूद होते हैं। अगर कोई शब्द डिक्शनरी में मौजूद नहीं है तो ये क्या करता है, ये उसको स्पेलिंग मिस्टेक में दिखा देगा। जैसे मेरा ही नाम अगर लिखा जाए पावर पॉइंट में, जो कि किसी डिक्शनरी में तो मौजूद नहीं होता है, मेरा नाम या किसी व्यक्ति का नाम डिक्शनरी में थोड़ी होता है। तो अगर मेरा नाम किसी डिक्शनरी में लिखा हुआ हो, मतलब मेरा नाम अगर लिखा जाए वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में जो कि डिक्शनरी में मौजूद मौजूद नहीं है, तो क्या दिखाएगा, मेरे नाम के नीचे स्पेलिंग मिस्टेक दिखाएगा ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों ही। क्यों, क्योंकि नाम डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम जो भी शब्द डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, जिनके नीचे स्पेलिंग की मिस्टेक आ रही है, उनको डिक्शनरी में मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं। ऐड टू डिक्शनरी का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। बाकी हिंदी वाला मैं एग्जांपल ये बता रहा था, जैसे हिंदी के शब्द हैं वो आप पावर पॉइंट की स्लाइड पर या वर्ड में या एक्सेल में लिखोगे और हिंदी की शब्दों की नॉलेज इस डिक्शनरी में नहीं है, तो ये हर एक हिंदी के सही शब्द के नीचे भी स्पेलिंग मिस्टेक दिखा देगा। तो फिर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम हिंदी भाषा को यहाँ पर ऐड कर लें, ठीक है जी। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक। चलो चौथे नंबर पर है ना आपको यहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा, वो है कमेंट के नाम से। कमेंट का मतलब है सिंपल सा कमेंट करना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपको कोई कमेंट ऐड करना है तो कमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट को अगर कम शब्दों में आपको बोलना है कि ये क्या चीज़ है, तो हम इसको एडिशनल नोट कहते हैं, यानी कि अतिरिक्त नोट। यानी किसी भी चीज़ के बारे में अलग से कुछ आपको अतिरिक्त बातें बतानी है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट नाम का जो ये ग्रुप है वो आपको इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद पांचवें नंबर पर है ना एक और आपको ग्रुप मिलेगा, वो है कंपेयर के नाम से। और कंपेयर के अंदर दो टूल आपको मिल जाएंगे, एक कंबाइन के नाम से और एक कंपेयर के नाम से। बिल्कुल ये सेम ही है जैसे एमएस वर्ड में बताया था, कंबाइन और कंपेयर। जो डेफिनेशन जो पॉइंट मैंने कंबाइन और कंपेयर के लिखे थे एमएस वर्ड में, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कंबाइन का मतलब ये था कि अगर मान लो सपोज दैट के दो अलग अलग फाइल हैं, चाहे वो किसी भी वर्जन में बनी हो चाहे वो सेम वर्जन में बनी हो, उनको जोड़कर एक ही फाइल बनानी है आपको, तो कंबाइन वाले इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दो पावर पॉइंट की फाइलें एक ही फाइल में जुड़ के बन जाएंगी, एक ही फाइल बन जाएगी दो फाइलों की। और कंपेयर में दो अलग अलग वर्जन यानी दो अलग अलग संस्करणों में बनी हुई फाइलों के बीच में तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें कितना चेंज या बदलाव आया है। समझ आ गया सभी को, ठीक है। एक है ना छठवें नंबर पर यहाँ लिख देता हूँ, 6 नंबर पर है ना एक ग्रुप आपको और देखने को मिलेगा जिस पर इंक लिखा होता है। इंक का मतलब क्या है, देखो इंक का सिंपल सा मतलब है यहाँ से ये ड्रॉ नाम का जो मेन्यू या टैब दे रखा है ना, इसके थ्रू आप अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। तो जो भी आपने हैंड राइटिंग में लिखा है
अपनी इंसानी लिखावट में लिखा है। कैसे लिखेंगे? किसी पेन टैब का इस्तेमाल करके, है ना। तो स्लाइड के ऊपर जो भी आप हैंड राइटिंग में लिखा है आपने, उसको या तो हाइड करना हो आपको, या फिर उसको डिलीट करना हो, क्योंकि जो आपने लिखा है वो तो दिखाई देगा ही देगा। बट अगर आप चाहें कि अपनी हैंड राइटिंग में जो आपने लिखा है उसको हाइड कर दें बस, है ना, ताकि जैसे मान लो प्रेजेंटेशन आप दिखा रहे हो किसी के सामने, तो उसमें जो अपनी हैंड राइटिंग में आपने लिखा है वो ना दिखाई दे किसी को, तो उसको हाइड कर दो। और आपको लगता है कि मैंने स्लाइड के ऊपर अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा था वो मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसे डिलीट कर दो। तो सिंपल सा मतलब है, इंक नाम के इस ग्रुप के अंदर जो हैंड राइटिंग में आपने लिखा है, किसके थ्रू लिखा होगा? ड्रॉ वाले इस मेन्यू या टैब के थ्रू, तो उसको हाइड या उसको डिलीट करने का टूल यहाँ पर दिया गया है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बताइए, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, अब फाइनली व्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्यू में एक दो पॉइंट अलग हैं, बाकी तो सारे फिर से वही सेम ही है जैसे एमएस वर्ड में दे रखे थे। मैंने बताया ना शुरुआत में, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, समानताएं हैं। जैसे व्यू पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंटेशन व्यू नाम से एक ग्रुप दिखाई देगा। जैसे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट व्यूज नाम से आता है, एमएस वर्ड में भी डॉक्यूमेंट व्यूज कितने प्रकार का था? 5। यहाँ पर भी 5 ही तरीके का प्रेजेंटेशन व्यू होता है, बट नाम अलग अलग है, कुछ नाम अलग हैं। जैसे कि सबसे पहला जो व्यू आपको दिख रहा होता है उसे नॉर्मल व्यू के नाम से बोलते हैं, और इसके आगे लिख लेना बेटा, ये बाई डिफॉल्ट होता है। बाई डिफॉल्ट व्यू यानी कि स्वतः ही आने वाला व्यू, ठीक है ना। यानी कि अगर आप पावर पॉइंट की फाइल ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो व्यू आपको दिखता है वो आपका नॉर्मल व्यू के नाम से होता है, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्यू को नोट्स पेज व्यू में भी चेंज करके देख सकते हैं। नोट्स पेज व्यू, अब ये कौन सा व्यू है? ये मैं यही चीज तो मैंने आपको बताई थी जब हेडर फुटर वाला केस बताया था, याद है? इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब के अंदर मैंने हेडर फुटर टूल बताया था। तो अगर आप हेडर के साथ फुटर भी देखना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं हेडर फुटर एक साथ, तो आपको नोट्स पेज व्यू में जाना पड़ेगा, वहां पर आप हेडर फुटर लिख पाएंगे। नोट्स पेज व्यू में ना कुछ इस तरीके का फॉर्मेट खुल के आएगा, जिसमें जो भी स्लाइड आपके सामने थी और उसका आपने नोट्स पेज व्यू खोला है, तो वो स्लाइड तो यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। और उसके नीचे नोट्स लिखने का एक सेक्शन आ जाता है ऐसे, तो आप यहाँ जो भी नोट्स लिखना चाहें स्लाइड के बारे में वो लिख दो। भाई प्रेजेंट जो स्लाइड होती है ना उसके ऊपर लिमिटेड चीजें ही लिख सकते हो या बना सकते हो, पर एडिशनल चीजें अगर आपको लिख कर बतानी है तो वो आप यहाँ पर नोट करके लिख के बता सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर आपको हेडर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको फूटर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेट और टाइम का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्लाइड नंबर का ऑप्शन। तो 4 टूल मिलते हैं आपको, हेडर फूटर, डेट और टाइम और स्लाइड नंबर का, नोट्स पेज व्यू में जाकर। नॉर्मल व्यू में अगर आप रहेंगे या देखेंगे तो आप है ना नॉर्मल व्यू में स्लाइड के नीचे फूटर, डेट और टाइम और स्लाइड नंबर, ये 3 चीज अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मैंने इंसर्ट में बहुत डिटेल में आपको समझाया था, याद है ना? ठीक है। इसके बाद है ना एक और व्यू आता है यहाँ पर जिसे स्लाइड शॉर्टर व्यू के नाम से बोलते हैं। स्लाइड शॉर्टर में बेसिकली क्या होता है बेटा, जैसे ये मतलब स्क्रीन पर है ना जितनी भी स्लाइड है वो ऐसे बन के आ जाती हैं, जैसे टोटल मिला के है ना, आपने पावर पॉइंट की टोटल मिला के मान लो 10 स्लाइड बनाई, तो 10 की 10 स्लाइड ऐसे आ जाएंगी। अब हम इन स्लाइड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको आगे पीछे कहीं भी खिसका सकते हो। जैसे मान लो ये 9वें नंबर की स्लाइड है, इसे खिसका के मैं यहाँ लाना चाहूँ तो इसे आसानी से अरेंज किया जा सकता है, इन स्लाइड को आगे पीछे किया जा सकता है स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर। तो बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि बताइए अगर आप पावर पॉइंट में स्लाइड को ईजी यानी आसान तरीके से व्यवस्थित करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से व्यू में आपको जाना होगा या किस व्यू का इस्तेमाल आपको करना होगा, तो बेटा इसका सही आंसर था स्लाइड शॉर्टर व्यू। समझ में आई बात है नहीं? स्लाइड शॉर्टर व्यू के थ्रू है ना आप अपनी जितनी भी स्लाइड्स है ना उन सभी को एक बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। इनको आगे मैनेज करने का मतलब मेनली यही होता है, आगे पीछे करना। तो आसानी से है ना स्लाइड्स को आगे पीछे किया जा सकता है, जिसमें केवल माउस का इस्तेमाल करके है ना इनको उठाकर कहीं भी आगे पीछे रख सकते हो आप, ठीक। इसके बाद है ना एक और यहाँ पर व्यू आपको दिखाई देगा जिसको रीड मोड कहते हैं। रीड मोड को है ना आप चाहें दूसरे शब्दों में फुल स्क्रीन रीडिंग भी कह सकते हैं, फुल स्क्रीन मोड या फुल स्क्रीन रीडिंग मोड भी कह दीजिए। देखो फुल स्क्रीन है ना दो चीजें हैं यहाँ पर पावर पॉइंट के केस में। फुल स्क्रीन में एक तो स्लाइड शो भी आता है और एक फुल स्क्रीन में ये आप रीड भी कर सकते हो। जैसे सपोज दैट आपको किसी के सामने कोई स्लाइड शो वगैरह नहीं करना, कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी आपको, बस केवल अपने लिए ही है ना जो स्लाइड आपने बनाई है उनको पूरी स्क्रीन पर करके आप देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस मोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे फुल स्क्रीन मोड कहते हैं। और 5वें नंबर पर जो आता है उसे आउटलाइन कहा जाता है, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या बताया था मैंने एमएस वर्ड में, पता है? मैंने बताया था कि जितने भी आपके लाइनें लिखी होती हैं है ना, हर एक लाइन से पहले बुलेट बन के आ जाती है ऐसे।
तो ऐसे यहाँ पर लाइनों के आगे तो नहीं, बट स्लाइड्स के आगे बुलेट बन के आ जाती है। जैसे टोटल मिला के है ना, आपने पावर पॉइंट की 10 स्लाइड बनाई है, तो 10 की 10 स्लाइड है ना ऐसे दिख रही होंगी, जैसे ये पहले नंबर की स्लाइड है, ये दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, चौथे नंबर की। तो हर एक स्लाइड से पहले ना ऐसे छोटे छोटे से बुलेट्स बन के आ जाते हैं, तो इसी को यहाँ पर आउटलाइन व्यू कहा जाता है ना। तो एक तरीके से इसको बुलेटेड व्यू भी कहते हैं। अगर आपको बुलेट्स के साथ अपने स्लाइड्स को देखना है तो उसे हम आउटलाइन व्यू के नाम से बोलेंगे। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो मुद्दे की बात यहाँ पर ये समझ में आई हमको कि पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन फाइल हमने बनाई है उसको व्यू करने के टोटल मिला के यहाँ पर 5 तरीके दे रखे हैं, 5 व्यू दे रखे हैं। नॉर्मल व्यू, नोट्स पेज व्यू और स्लाइड शॉर्टर, इसका रीड मोड और इसके बाद आउटलाइन व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। समझ आ गया सभी को? क्लियर है? चलो अब आगे देखो। देखो प्रेजेंटेशन व्यू के बाद है ना एक एडवांस टूल यहाँ पर और भी दे रखा है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको मास्टर व्यू के नाम से कहा जाता है। तो दूसरे नंबर पर लिख लीजिए बेटा, मास्टर व्यू। अब इसका क्या मीनिंग है? देखो मास्टर व्यू का मतलब ये होता है, ऐसे समझ लो जो व्यू अभी आपने देखा है ना उसका एडवांस टूल बेसिकली, या एडवांस लेवल पर प्रेजेंटेशन को देखना। ठीक है जी, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अभी है ना हमने ये देखा कि नॉर्मल व्यू में हमें स्लाइड कैसे दिखाई देती है। नॉर्मल व्यू में ना हमें स्लाइड ऐसे दिखाई देगी, फिर कोई दूसरी स्लाइड होगी तो ऐसे दिखाई देगी, तीसरी स्लाइड होगी तो ऐसे, एक के नीचे एक स्लाइड आपको दिखाई देंगी नॉर्मल व्यू में। बट अगर मैं मान लीजिए कि मैं एक एडवांस टूल का इस्तेमाल करूं जिसमें जो स्लाइड बनाई है, जो पहली नंबर की स्लाइड है ना, इस स्लाइड पर सपोज दैट कि मैंने ना कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ टूल्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो यही सारे टूल्स या प्रॉपर्टी जो मैंने स्लाइड के ऊपर अप्लाई किए हैं वो इससे जुड़ी हुई और स्लाइड में भी आ जाएं अपने आप, ऐसे करके ये सारे टूल्स एंड प्रॉपर्टी यहाँ पर भी आ जाएं, टूल्स प्रॉपर्टी यहाँ पर भी आ जाएं, टूल्स प्रॉपर्टी यहाँ पर भी आ जाए। एक तरीके से समझ लो जैसे यहाँ मैंने कोई थीम अप्लाई की है, वो थीम इनके ऊपर भी आ जाए। तो एक तरीके से ये पहली स्लाइड, तो इसकी पहली की पहली स्लाइड, पहली की दूसरी स्लाइड, फर्स्ट की थर्ड स्लाइड, इस तरीके से ये स्लाइड्स आपके सामने आ जाएंगी। ऐसा तब करना होता है जब आपको जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सभी स्लाइड्स के ऊपर एक ही जैसी फॉर्मेटिंग करनी हो, एक ही जैसे टूल्स अप्लाई करने हो, तब उसको है ना बेसिकली हम तब उसके लिए हम बेसिकली ये वाला टूल अप्लाई करते हैं, तब हम उसमें मास्टर व्यू का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया सभी को? देखो वैसे तो नॉर्मल व्यू में क्या होता है, पावर पॉइंट की जो फाइल बनाते हैं नॉर्मल व्यू में, उसमें हर एक स्लाइड के ऊपर अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग टूल्स, अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, है ना, और अलग अलग अप्लाई करना भी पड़ता है। आप एक ही टूल को है ना सभी के सभी स्लाइड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सारे सारे स्लाइड के ऊपर आपको अलग अलग टूल अप्लाई करने पड़ेंगे, अलग अलग स्लाइड बनानी पड़ती है। बट मान लो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो ऐसा करना है कि एक ही स्लाइड पर मैं सारे टूल अप्लाई करूं और वो बाकी जितनी भी स्लाइड है सबके ऊपर लग जाए, तब उसके लिए मास्टर व्यू में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक आपको व्यू दिखाई देता है जिसे स्लाइड मास्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइड मास्टर। इसके थ्रू ऐसा होगा। तो अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है, नहीं तो जो पीडीएफ फाइल है पावर पॉइंट की वहां पर मैंने ये सब पॉइंट लिखे हुए हैं कि स्लाइड मास्टर व्यू के अंदर एक स्लाइड पर अप्लाई की गई प्रॉपर्टीज या टूल को आप मल्टीपल स्लाइड पर भी देख सकते हैं, तब उसके लिए स्लाइड मास्टर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे है ना एक और एडवांस टूल दे दिया जिसको नोट्स मास्टर कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको नोट्स पेज व्यू बताया था, उस नोट्स पेज व्यू में क्या था कि स्लाइड के नीचे है ना आपको नोट्स लिखने का टूल दे रखा था बस। जैसे मान लो नोट्स पेज व्यू में ऐसे स्लाइड ऊपर दिख रही थी यहाँ पर, और इसके नीचे नोट्स लिखने का एक टूल दे दिया था कि अगर आप किसी स्लाइड के बारे में कुछ नोट लिखना चाहें तो यहाँ लिख दो, है ना। अब यहाँ पर जैसे ही नोट्स मास्टर में जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, स्लाइड ऐसे आ जाएगी, उसके नीचे नोट लिखने के अपने ऐसे हिरार्किकल पॉइंट दिए जाते हैं, ऐसे लिखने के, है ना, पहले पॉइंट के अंदर फिर एक और पॉइंट, ऐसे करके। याद है आपको जब मैंने एमएस वर्ड पढ़ाया था आपको, तब उस एमएस वर्ड में मैंने कंडीशन पढ़ाई थी आपको, या एक टूल बताया था जिसको टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। तो वैसे ही समझ लो यहाँ पर ऐसा फॉर्मेट बन के आ जाता है। तो ये नोट्स मास्टर के थ्रू आप एक तरीके से बोल सकते हैं लेवल वाइज नोट्स लिखना या हायरार्किकल वे में नोट्स लिखना। ठीक है, और एक और दे देते हैं यहाँ पर नोट्स एंड हैंडआउट, ये भी मिलता है यहाँ पर नोट्स एंड हैंडआउट के नाम से। ठीक है, ये तब के लिए जब आपको प्रिंट आउट वगैरह निकालना हो, तब उस कंडीशन में ना नोट्स तो लिख दिया ना हमने, हैंडआउट ही आता है केवल, पूरा नोट्स एंड हैंडआउट नहीं है, यहाँ पर आता है केवल हैंडआउट मास्टर, ये लिख लेना। मतलब नोट्स मास्टर अलग है, हैंडआउट मास्टर का इस्तेमाल है ना ये तब किया जाता है जब प्रिंट आउट निकालते हैं, एक जैसे प्रिंट आउट निकालने हो स्लाइड्स के, तब उस कंडीशन में हैंडआउट मास्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछा जाए पेपर में कि बताइए पावर पॉइंट के अंदर कितने मास्टर व्यू होते हैं, तो आंसर होगा 3 मास्टर व्यू होते हैं, स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर और हैंडआउट मास्टर। स्लाइड मास्टर में एक ही स्लाइड के ऊपर अप्लाई की गई टूल्स या एक ही स्लाइड के ऊपर अप्लाई किए गए फॉर्मेटिंग टूल्स को मल्टीपल स्लाइड्स पर दिखाना है, तो स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करेंगे।
अगर हायरार्किकल वे में या लेवल वाइज नोट्स लिखने हैं तो नोट्स मास्टर का इस्तेमाल करेंगे, और प्रिंट आउट में एक जैसी सेटिंग्स, एक जैसी प्रॉपर्टी सारे प्रिंट आउट पे चाहिए आपको, तो हैंड आउट मास्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। सही है भाई, चलो अब आगे देखो। इसके बाद है ना हम आगे बढ़ेंगे तो हमें तीसरे नंबर पर यानी कि थर्ड नंबर पर एक और ग्रुप देखने को मिलेगा, वो है शो के नाम से। जैसे एमएस वर्ड में था सेम ही है। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो रूलर मिलेगा। रूलर अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दो, हटाना है तो हटा सकते हो। इसके बाद आपको ग्रिड लाइन का नाम टूल मिलेगा। ग्रिड लाइन वैसे तो पावर पॉइंट की स्लाइड पर आती नहीं है, बट अगर आपको देखनी है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ग्रिड लाइन का सिंपल सा मतलब होता है रो और कॉलम वाली लाइन है, तो पावर पॉइंट की स्लाइड पर दिखती तो नहीं है, बट अगर आपको दिखानी है तो दिखा सकते हो। और तीसरा आता है यहाँ पर नेविगेशन नाम का टूल। नेविगेशन आपको पता ही है, नेविगेशन का मतलब होता है फाइंड करना, ढूंढना। तो आप लिख सकते हैं फाइंड टूल। मतलब अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल में कुछ भी फाइंड करना है, ढूंढना है, तो नेविगेशन टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे फाइंड टूल का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरीके से ये एमएस वर्ड में भी तो बताया था, नेविगेशन का इस्तेमाल बिल्कुल सेम किया जाता है जैसे फाइंड टूल का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी ढूंढना हो तो। चौथे नंबर पर लिख लीजिए जूम नाम का टूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, जूम में ना आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम जूम आप कर सकते हैं 10%, और मैक्सिमम जूम आप कर सकते हैं दैट इज 400%, और बाय डिफॉल्ट जूम होता है बेटा यहाँ पर 75%। ठीक है, जूम में थोड़ा सा चेंज है, क्या है मैं बताता हूँ। एमएस वर्ड में मिनिमम जूम होता है बेटा 10% का, मैक्सिमम होता है वहाँ एमएस वर्ड में 500, और बाय डिफॉल्ट 100%। एक्सेल में मिनिमम होता है 10%, मैक्सिमम होता है 400, और बाय डिफॉल्ट 100%। और एमएस पावर पॉइंट में मिनिमम होता है 10%, मैक्सिमम 400, और बाय डिफॉल्ट 75% होता है। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है ना 5वें नंबर पर आपको एक और ग्रुप देखने को मिलेगा जिस पर कलर और ग्रे कलर ऐसे लिखा हुआ आता है। कलर कलर और ग्रे कलर, इसका क्या मतलब है? देखो, वैसे तो प्रेजेंटेशन जब आप बनाएंगे कंप्यूटर में तो आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सब कलरफुल में ही आती हैं, है ना। जितनी भी स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी वो सब कलरफुल आती हैं। ठीक है, बट अगर आप चाहें तो उन स्लाइड्स को ग्रे कलर में भी देख सकते हैं। उन स्लाइड के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है, बना हुआ है, वो सब कुछ ग्रे कलर में आ जाएगा। ग्रे कलर समझते हैं ना, व्हाइट और ब्लैक का मिश्रण जो होता है उसे ग्रे कहते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी स्लाइड आपने बनाई है वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए, तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी आ जाएंगे। तो स्लाइड को दिखाने के या देखने के 3 तरीके हैं यहाँ पर। कलर में देखना है तो कलर तो बाई डिफॉल्ट होता ही है। जब पावर पॉइंट फाइल आप बनाएंगे तो बाई डिफॉल्ट आपके जितने भी स्लाइड बन रही होंगी वो सब बाई डिफॉल्ट कलरफुली बन रही होती है। बट अगर आपको ग्रे कलर में देखना है तो ग्रे कलर में भी देख सकते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट में देखना है तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी देख सकते हैं। इसके बाद 6वें नंबर पर आता है दैट इज विंडो। विंडो में भी आपको वही टूल मिलेंगे। एक तो आता है न्यू विंडो का, और एक आता है यहाँ पर स्विच विंडो का। ये दोनों वही हैं सेम जैसे एमएस वर्ड में आपको बताए थे। ठीक है ना, न्यू विंडो का मतलब एक ही फाइल को दोबारा से ओपन करना, और स्विच विंडो का मतलब कई सारी जो फाइलें खुली हुई हैं उनके बीच में इजीली स्विच करना। कभी ये फाइल खोलनी है, कभी वो फाइल खोलनी है, कभी ये कभी वो, इस तरीके से जितनी भी फाइलें खुली हुई हैं उनके बीच में इजीली स्विच करना है आपको, तो विंडो वाले इस ग्रुप का इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, ठीक। इसके बाद एक 7वां और लिख लो यहाँ पर, मैक्रोज। ये भी बिल्कुल सेम ही है जैसे कि एमएस वर्ड में था। ठीक है, मैक्रोज क्या होता है? एक रिकॉर्डिंग टूल होता है, और जितनी भी रिकॉर्डिंग बनेंगी मैक्रोज की उनको अगर आपको देखना है तो उसे बोलते हैं बेटा व्यू मैक्रोज। उसकी लिस्ट अगर आपको देखनी है तो Alt+F8 ये शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं जितने भी मैक्रोज रिकॉर्डिंग आपने बनाई है उनको एक ही जगह पर देखने के लिए। और इसके लास्ट में बचता है हेल्प। हेल्प बिल्कुल डिट्टो सेम है जैसे एमएस वर्ड में था। ठीक है, जल्दी से एक बार ये भी लिख देता हूँ। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, एक भी शब्द आगे पीछे नहीं है, सेम एमएस वर्ड जैसा ही है। हेल्प पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ही ग्रुप मिलेगा हेल्प के नाम से। इसके अंदर आपको हेल्प नाम का टूल मिलेगा जिसको आप चाहें तो टेक्स्ट हेल्प भी कह सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की फंक्शन की F1 होती है। इसके बाद आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट कर सकते हैं, रोबोटिक चैट। इसके बाद आप फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, यानी सजेशन। इसके बाद है ना आपको यहाँ पर एक और टूल मिलता है दैट इज शो ट्रेनिंग का। शो ट्रेनिंग का मतलब होता है बेटा वीडियो ट्यूटोरियल, यानी कि अगर आपको किसी टूल को देख मतलब किसी टूल का नाम याद है, ठीक है, और उसके बारे में नहीं पता कि वो कैसे अप्लाई होता है, तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं वो कैसे अप्लाई किया जाता है। और लास्ट में आता है व्हाट्स न्यू, यानी अगर मान लो कोई अपडेट आई है, ठीक है, यानी अगर कोई अपडेट आई हुई है और वो आपको पता नहीं चल पाई कि अपडेट क्या थी, तो आप व्हाट्स न्यू में जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या अपडेट आई थी। ठीक है भाई, तो ये हो गया आज का पावर पॉइंट का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब अगली नेक्स्ट क्लास में पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन और दिखाना है मेरे को।
यानी कि मतलब प्रैक्टिकल दिखाना है। नेक्स्ट क्लास में मैं पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जितने भी टूल्स हमने अभी तक थ्योरेटिकल वे में देखे हैं, पढ़े हैं, उनका प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, जैसे एमएस वर्ड और एक्सेल का किया था। तो जो लोग भी है ना पावर पॉइंट की प्रैक्टिकल क्लास को देखना चाहें वो ज़रूर आएँ, ठीक है। और जितने भी टूल्स मैंने आपको थ्योरेटिकल वे में बताए हैं, उनका अगर किसी का भी आपको प्रैक्टिकल देखना हो तो आप प्रैक्टिकल वाली क्लास में ज़रूर आएँ और पूछें डाउट कि सर ये चीज़ आपने थ्योरेटिकल वे में बताई थी तो उसको कैसे प्रैक्टिकली किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा, करके दिखा दूंगा, ठीक है। और फाइनली ये पावर पॉइंट भी हमारा खत्म हो जाएगा और फिर इसके बाद जो भी अगला चैप्टर होगा उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। चलो तो आज की क्लास और सभा को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अगर कोई डाउट रह जाए तो व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास की शुरुआत के 1 मिनट में आपको दिया था, 1 मिनट के गाइडेंस में भी आपको बताया था। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।